माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाएं। आपके यहाँ 11th में मेनली गैसियस स्टेट है, तो यहाँ पर हम गैसियस स्टेट पर मेनली डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। माय डियर, क्या है स्टेट ऑफ मैटर? आप जानते हैं कि जो फिजिकल स्टेट्स होते हैं मेनली मैटर की, वो 3 मेन स्टेट होती हैं। उसमें एक होती है सॉलिड, दूसरी मेन स्टेट होती है लिक्विड और थर्ड मेन स्टेट होती है गैस। तो फिजिकल स्टेट मेनली 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि आप जानते हैं कि इसके अतिरिक्त भी मैटर की कुछ अदर स्टेट भी हैं। इसकी 4th स्टेट प्लाज्मा मानी जाती है, 5th स्टेट मानी जाती है फर्मियोनिक कंडेंस स्टेट, और जो 6th स्टेट है वो मानी जाती है बोस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। लेकिन मेन 3 ही स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो कौन से फैक्टर हैं जो निर्धारित करते हैं स्टेट ऑफ मैटर? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ मैटर, वो 2 मेन फैक्टर हैं, जिसमें आता है नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतरा आणविक बल, अणुओं के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्सेस, और दूसरा फैक्टर आता है थर्मल एनर्जी, जिसे आप कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, टेम्परेचर, ताप। इस पर हम 1 by 1 एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। क्या होते हैं? क्या होते हैं? अंतरा आणविक बल, जो अणुओं के बीच में फोर्सेस लगते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। द फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वे अट्रैक्शन फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स को आपस में बांधे रखते हैं, उन अट्रैक्शन फोर्सेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो अणुओं के बीच में लगते हैं। इन फोर्सेस की जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, वैद्युत स्थिति की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इनकी नेचर है, और ये कमजोर होते हैं, वीक होते हैं केमिकल फोर्सेस से। जो रासायनिक बल होते हैं, उन बलों की अपेक्षा ये बल क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं। इन फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिसाइड करती है कि जो फिजिकल स्टेट है मैटर की, वो क्या होगी। यानी कि मैटर के जो पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल के बीच में कितने फोर्सेस हैं, वो स्ट्रांग हैं, वीक हैं या वीकर हैं, ये डिसाइड करता है कि वह मैटर किस फिजिकल स्टेट में होगा। इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैस। एज देयर स्ट्रेंथ, उनकी क्षमता के आधार पर अट्रैक्शन फोर्सेस, अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल यदि इंक्रीज होते चले जाते हैं, तो क्या है? टेंडेंसी ऑफ अटेन लिक्विड स्टेट फ्रॉम गैसेस स्टेट, गैस से वह लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और सॉलिड स्टेट फ्रॉम लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट से फिर
सॉलिड स्टेट में आता चला जाता है। यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा तो गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी और लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं जिन्हें आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हो, इन्हें हम सामूहिक रूप से कलेक्टिवली कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। आपने सुना होगा कि अणुओं के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। ये वैन डर वाल्स फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मुख्य प्रकार की फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। एक तो होते हैं डिस्पर्सन फोर्सेस जिन्हें लंदन फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, ये जो लंदन फोर्सेस हैं ये प्रेजेंट होते हैं ऑल द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, जितने आणविक पदार्थ हैं जो अणुओं से मिलके बने होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उन्हें डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस कहते हैं। जनरली ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे कि आप ले सकते हैं H2, Cl2, O2, N2। बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पे H2, Cl2, O2, N2। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो लंदन फोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, देखिए ये मान लीजिए एटम ए है और ये एटम बी है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सिमेट्रिकल, एक समान रूप से वितरित होता है। कोई वो डिस्टरबेंस उसमें नहीं होता है, कोई पोलैरिटी उसमें नहीं आती है। एक समान रूप से जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अगर मान लीजिएगा कि उन पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस r है, उन पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या है? r है, तो जो फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है यानी बल की जो क्षमता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी 1/r⁶। यहां पे r क्या है? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, यानी पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर r की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, r की वैल्यू अगर इंक्रीज होती चली जाएगी तो जो स्ट्रेंथ है फोर्स का वो रेगुलर क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। और r की वैल्यू अगर डिक्रीज होती चली जाएगी तो फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि जो आकर्षण बल है उसकी जो क्षमता है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, यानी फोर्सेस इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस पर ये डिपेंड करेगा कि वो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्सेस अधिक होंगे और डिस्टेंस अधिक होगा तो फोर्सेस कम होंगे। ठीक है, दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल मैंने आपको बताया था, डाइपोल क्या होता है? जिसे आप कहते हैं द्विध्रुव। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में कि जब मान लीजिएगा HCl का उदाहरण ही हम यहां पे ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म्ड होता है ऐसे एटम्स के बीच में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर होती है एक दूसरे से, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर। तो मान लीजिए HCl है तो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है, खिसक जाता है। तो क्लोरीन पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है। ठीक,
तो इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहां प्रेजेंट होंगे? बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होंगे। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऐसे एटम से मिलकर बने हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर हो एक दूसरे से। उदाहरण हम देख सकते हैं HCl में, H2O में, NH3 में। तो यहां पे आप क्या देखते हैं कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ये डिस्टर्ब हो जाती है एक डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा ये एटम है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक डायरेक्शन में डिस्टर्ब हो जाएगी। एक साइड में अधिक होगी, एक साइड में कम होगी डेंसिटी। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाते हैं? पोलर हो जाते हैं, क्योंकि जितना चार्ज एक सिरे पर होगा इसके नेगेटिव, उतना ही चार्ज इसके दूसरे सिरे पर होगा, बट अपोजिट चार्ज होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसके दोनों सिरों पर चार्ज है बट अपोजिट चार्ज है। तो इस तरह से क्या काम करता है? डाइपोल का काम करता है, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में होंगे? जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। यहां पर भी जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी 1/r⁶ के, और r यहां पे क्या होगा? डिस्टेंस होगा उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तीसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, यानी द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव बल। ये किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा? प्रेजेंट होगा बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इस प्रकार के फोर्सेस तब उत्पन्न हो जाते हैं जब एक पोलर मॉलिक्यूल किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। ये तो आ गया ऐसे पोलर मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डाइपोल है, ठीक है। और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें कोई डाइपोल नहीं है। तो ये परमानेंट डाइपोल जिस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को प्रेरित कर देता है और उसमें भी जो है डाइपोल क्रिएट हो जाता है इस तरह से। ये परमानेंट वाला हो गया और इसकी भी आकृति थोड़ी विकृत हो जाती है, और इनके बीच में जो फोर्सेस होंगे वो होंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं H2O2। देखिए जल में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, जल में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो इन्हीं फोर्सेस से जो है H2O मॉलिक्यूल से जुड़ी होती है। क्योंकि H2O मॉलिक्यूल कैसा है? H2O तो पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और O2 कैसा है? O2 कैसा है? नॉन पोलर है, ठीक। तो H2O2 यानी ये जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये जो फोर्सेस हैं जिनके माध्यम से ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वाटर में, तो वो जो फोर्सेस हैं इनके बीच में वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो फोर्सेस होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड एच बॉन्डेड फोर्सेस। तो अभी पिछली वीडियो में ही हमने आपको बताया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका नेचर होता है। और कब बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड? जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ जाता है तो वह पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वह दूसरे नेगेटिवली चार्ज्ड एटम के साथ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है, जिसे आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहां तक क्लियर होगी बात। अब बात करें थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी भी एक फैक्टर है जो स्टेट ऑफ मैटर को सीधे सीधे अफेक्ट करता है। स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे
तो मॉलिक्यूल की जो स्पीड है, अणुओं की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से आप गतिज ऊर्जा कहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाती है। और अगर आप टेम्परेचर को रेगुलर इंक्रीज करते रहेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी। तो उस कंडीशन में टेंडेंसी टू अटेन गैसेस स्टेट फ्रॉम लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में परिवर्तित होगा, एंड लिक्विड स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट, यानी सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में। यानी कि अगर सॉलिड को आप टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दें रेगुलर, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी और सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप कंटिन्यूसली टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी और भी इंक्रीज हो जाएगी और लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो मेन फैक्टर हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स और दूसरा है थर्मल एनर्जी, जो मुख्यतः डिटरमाइन करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहां पे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे फेज चेंज, जिसे आप कहते हो प्रावस्था परिवर्तन। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे और इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार से फेज चेंज होगा सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में और गैस सॉलिड में, किस प्रकार से परिवर्तित होगा। आइए हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहां से यदि हम स्टार्ट करते हैं, देखिए सॉलिड, यदि हम सॉलिड को टेम्परेचर देना स्टार्ट कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होते चले जाते हैं, आर की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाता है। जब आप सॉलिड को ताप देंगे, टेम्परेचर देंगे, गर्म करेंगे, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होंगे और काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल की क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सॉलिड क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि उस सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर उसकी लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और वह सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग, यानी कि गलन। और जिस डेफिनिट टेम्परेचर पर किसी सॉलिड का वेपर प्रेशर उसके लिक्विड स्टेट के इक्वल हो जाता है और सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस डेफिनिट टेम्परेचर को हम कहते हैं उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, जिसे आप कहते हो गलनांक। ठीक है, अब अगर हम और भी इंक्रीज करते चले जाते हैं टेम्परेचर को, तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की रेगुलर इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रेगुलर डिक्रीज होते चले जाएंगे और जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वह भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाएगी अगर आप लगातार टेम्परेचर देते रहें कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो उस सरफेस को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, लिक्विड के सरफेस को छोड़ देंगे। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन, यानी कि वाष्पन। उस कंडीशन में जो लिक्विड है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उस डेफिनिट टेम्परेचर को, वह डेफिनिट टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, किसी लिक्विड का वह डेफिनिट टेम्परेचर जिस पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस डेफिनिट टेम्परेचर पर जो लिक्विड है वो बॉइल होने लगता है। क्या होने लगता है, बॉइल। वेपोराइजेशन तो एक रेगुलर, जैसे जैसे आप हीट करेंगे वो रेगुलर होने वाली कर रहा है, बट बॉइलिंग, उसमें बबल्स जब उठेंगे तो वो एक डेफिनिट टेम्परेचर पर जो है उसमें बबल्स आएंगे लिक्विड्स में और लिक्विड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
उस डेफिनेट टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, यानी उस द्रव का हम क्या कहते हैं, उसको क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो सॉलिड को अगर आप हीट देते रहेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसके अपोजिट चलें, क्या है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो कम होती चली जाएगी। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज होने की बजाय क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, घटने लगेगी। और जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डिक्रीज होने लगेगा, घटने लगेगा, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगे, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, और गैसियस पार्टिकल जो गैसेस स्टेट में हैं वो थोड़ा निकट आ जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, चूंकि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी, और वह कंडेंस होने लगेंगे, संघनित होने लगेंगे और गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे कंडेंसेशन यानी कि संघनन। ठीक है, गैस द्रवित हो गई। अब अगर आप टेम्परेचर को और नीचे लेते चले जाते हैं और कम करते चले जाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है और कम हो जाएगी, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और कम हो जाएगी और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी इंक्रीज हो जाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी स्ट्रांग हो जाएंगे और लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो जमने लगेगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग, यानी उस सब्सटेंस का जमना। ठीक है, जिस डेफिनिट टेम्परेचर पर कोई लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना स्टार्ट हो जाता है, उस डेफिनिट टेम्परेचर को हम कहते हैं उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं सीधे सॉलिड से गैसेस स्टेट में, यानी कि सब्लिमेशन क्या है। देखिए, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जैसे कि कैम्फर हो गया, जिसे आप कपूर कहते हैं, आयोडीन हो गया, कि यदि आप इनको हीट करते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी तेजी से बढ़ती है कि वो विदाउट लिक्विफाइड हुए, बिना द्रवित हुए डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चले जाते हैं। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप हीट देना स्टार्ट करेंगे, उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो उनके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है इतनी तेजी के साथ इंक्रीज होती है कि वो बिना लिक्विफाइड हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन। ठीक है, जैसे आयोडीन है, आयोडीन सब्लिमेट होता है, कैम्फर है, कपूर है, आप जानते हैं, उसका सब्लिमेशन हो जाता है। ठीक है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी वेपर्स को अगर आप कंडेंस करो तो विदाउट लिक्विफाइड हुए डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे आयोडीन वेपर्स हैं। आयोडीन वेपर्स को आप जैसे ही कंडेंस करते हो, ठंडा करते हो, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वह बिना लिक्विफाइड यानी बिना लिक्विड में परिवर्तित हुए सीधे सॉलिड में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन, यानी कि निक्षेपण। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो इस प्रकार से आप थर्मल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के बेसिस पे और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के बेसिस पे आप फेज चेंज यानी प्रावस्था परिवर्तन, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, गैस का लिक्विड में और लिक्विड का सॉलिड में, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।